सम्मानित सुधी श्रोताओं, नमस्कार। आपके समक्ष आज मैं एक बार पुनः एक नई विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं और आपसे आशा करता हूं कि इस चर्चा को आप सुनेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि जो हो रहा है सुनना समझना ज़रूरी है। अब आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा और उसके पश्चात इसमें आप अपने कमेंट भी लिख के भेजिएगा ताकि मुझे आपकी प्रतिक्रिया से अवगत होने का मौका मिले। आज की चर्चा का विषय जो है वो है न्यू लेबर कोड्स 2026। तो आपके समक्ष इस चर्चा पर आने से पूर्व मैं यह एक डिस्क्लेमर या अस्वीकरण करना चाहता हूं कि यह चर्चा मैं जिन बिंदुओं पर कर रहा हूं या जिन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके यह चर्चा की जा रही है उसमें बहुत से ऐसे विषय हैं या ऐसे बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही जो पिछले विगत श्रम विधियां थीं उसमें सुधारात्मक उपाय के रूप से प्रस्तुत की गई हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो 2019 और 2020 के नवीन श्रम संहिताएं हैं और जिनको 2025 और 2026 में क्रमशः पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो उनके स्थान पर पहले 29 केंद्रीय श्रम कानून थे और इन 29 श्रम कानूनों में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधान एक दूसरे से ओवरलैप करते थे और वह बहुत ही भ्रम पैदा करते थे। तो इस भ्रम की स्थिति को हटाने के लिए और पूरी विधि व्यवस्था को सरल और सुगम्य बनाने के लिए यह एक नई पहल की गई कि एक नया श्रम कोड, जिसको कि लेबर कोड कहते हैं, श्रम संहिता बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। जैसा कि अभी आरंभ में कहा गया कि नवीन श्रम संहिताओं के लागू होने से पहले 29 केंद्रीय कानून प्रभाव में थे और जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील थे और श्रमिकों और श्रम यूनियनों और नियोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को नियंत्रित किया करते थे। परंतु पारस्परिक तालमेल का अभाव होने के कारण एक स्थिति यह आई कि यह अनुभव किया जाने लगा कि अब ये पुराने नियम जो बहुत पुराने हैं वह अब प्रभावी नहीं रह गए हैं और उनको प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और उनमें आमूलचूल परिवर्तन और संशोधन की महती आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके एकीकृत न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, ताकि जिन कार्मिकों को, जिन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का विस्तार नहीं प्राप्त होता था, जिन्हें पुराने श्रम विधियों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था, उन सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके। यह भी ध्यान रखा जा सके कि जो इंस्पेक्टर राज था, जिसके कारण उद्योग के संस्थापक जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो उद्योग के स्वामी होते हैं, उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था और वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चला पाते थे, तो उनके लिए भी सहायता प्रदान की गई। और जो श्रम यूनियनें थीं और जो नियोक्ता था उसके मध्य जो विवाद होते थे और उनसे जो औद्योगिक घराने थे उनमें उत्पादकता बाधित होती थी, तो उस सब को भी सरल करने के लिए और विवादों का शांतिपूर्ण और पारस्परिक सहयोग से निपटारा करने के लिए भी प्रावधान की व्यवस्था की गई। अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि पुराने 29 केंद्रीय कानूनों के स्थान पर नवीन एक श्रम संहिता लाने का जो व्यवस्था है उसका आरंभ होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, और उसने 2019-20 में एक मसौदा तैयार किया जिसको उन्होंने कहा यह नवीन श्रम संहिता के रूप में होगी। और इस श्रम संहिता के माध्यम से वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंध से संबंधित 4 संहिताएं बनाई गईं। तो सर्वप्रथम कोड ऑफ वेजेज, वेतन संहिता 2019 का निर्माण किया गया और इसमें 69 धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं। इसी प्रकार दूसरी संहिता बनाई गई, उसका नाम दिया गया सामाजिक सुरक्षा संहिता और इसमें 164 धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, यानी कि अनुसूचियां हैं।
इसी तरह से तीसरी श्रम संहिता बनाई गई जिसका नाम दिया गया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध संहिता। ये भी 2020 की बनाई गई और इसमें 104 धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। इसी तरह चौथी श्रम संहिता बनाई गई, उसका नाम दिया गया कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 और इसमें भी 143 धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं और 3 अनुसूचियाँ। इस प्रकार जो चारों संहिताएं हैं उनमें सभी धाराओं की संख्या जोड़ी जाए तो यह 580 धाराएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने धाराओं को इसलिए आपको गिनाया कि ये एक बहुत बड़ा विषय है और एक छोटे से पॉडकास्ट में उस सबको पूरे रूप से टच करना या उसकी विवेचना करना संभव नहीं। तो इसलिए जो इसके विशेष प्रावधान हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको मैं लेके चलूँगा और उस पर प्रकाश डालते हुए यह कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से यह नवीन श्रम संहिता पुरानी श्रम कानूनों से बेहतर है या उसमें जो कमियां थीं उसका निराकरण करने में सफल हो सकता है। अब सबसे पहले हम पहली श्रम संहिता जो है, जो कोड ऑन वेजेस है 2019 की, उसके बारे में बात करते हैं। उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो कोड ऑन वेजेस जो है, इसके द्वारा एक न्यूनतम समान मजदूरी तय की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर 4 वेज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जो कि एक आधारभूत जो है कार्मिकों को एक आधारभूत वेज यानी वेतन प्रदान करने का आधार बनती है। महिला कामगार तथा पुरुष कामगार के मध्य समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो ये एक जेंडर बायस था, जो लैंगिक विषमता थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। केंद्रीय सरकार के अधीन कार्यशील जितने भी कार्मिक हैं या श्रमिक हैं, जैसे कि रेल सेवा, खदान और ये डॉकयार्ड, जहाजरानी, इसमें काम करने वाले लोगों को यह सुनिश्चित किया गया कि एक नियत वेतन समान रूप से सभी को प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात नवीन संहिता के प्रभावी होने की तिथि 21 नवंबर 2025 रखी गई, परंतु वेतन देय जो हुए वो 1/4/2026 से नवीन जो सिद्धांत थे या नवीन जो दरें थीं उससे वेतन देने की तिथि बनी 1/4/2026। पुनरीक्षित वेतन की दैनिक दर इस प्रकार से नियत की जाएगी कि वे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, यानी कि राष्ट्र में, देश में विभिन्न क्षेत्र हैं, यानी कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो इसमें विभिन्न दरें लगाई जाएंगी। तो जो प्रथम श्रेणी के शहर हैं उनकी दर और होगी, जो दूसरी श्रेणी के शहर हैं उनकी दर और होगी और जो तृतीय श्रेणी के शहर हैं उनकी दर और होगी। अब यहाँ पर ये बात आती है कि प्रथम श्रेणी के शहर कौन है। तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है नेशनल लेवल की, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बंगलौर और चेन्नई, इनको कैटेगरी ए में डाला गया। कैटेगरी 2 या जोन 2 के जो सिटीज़ हैं उसमें आते हैं आपकी स्टेट कैपिटल्स और डेवलप्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनको डाला गया कैटेगरी 2 में। और जो थर्ड कैटेगरी आती हैं उसमें डाला गया रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र और अल्प विकसित क्षेत्र और नगर पालिकाएँ, ये तृतीय श्रेणी में आई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब मजदूरी नियत की जाएगी किसी श्रमिक की तो उसका कौशल, उसकी शिक्षा का स्तर, यह भी ध्यान दिया जाएगा। यह नहीं है कि जो कि रॉ है या अकुशल मजदूर है उसको भी वही मजदूरी दी जाएगी जो अर्धकुशल है या जो सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है या जो पूर्ण कुशल है या जो अति कुशल है। तो इस प्रकार के 4 वर्गीकरण के जो श्रमिक हैं उनको विभिन्न दर से श्रमिक या पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई थी। तो अब यहाँ पर इस बिंदु पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि यह वेतन से संबंधित मामला है। तो इसमें इस केंद्रीय विधान ने, जो कि जिसको पारिश्रमिक या वेतन संहिता कहते हैं, तो इसमें कहा गया कि जो ए श्रेणी के स्थान है यानी कैटेगरी 1 के हैं, वहाँ पर 698 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। बी श्रेणी में 589 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी और सी श्रेणी के शहरों में 494 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। अब इसी प्रकार से कुशलता के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। अर्ध कुशल या सेमी स्किल्ड जो श्रमिक है उसको ए श्रेणी में दिया जाएगा 778 रुपया, जो अनस्किल्ड है उसको दिया जाएगा 664 रुपया और जो सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है उसको दिया जाएगा
₹60 भले जबकि वह अकुशल मजदूर हो। अब कुशल श्रमिक की स्थिति में क्या होगा, इसे ₹856 मिलेगा ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में ₹754 मिलेगा और सी कैटेगरी में से मिलेगा ₹637। इसी प्रकार से हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको ए कैटेगरी में मिलेगा ₹938, बी कैटेगरी में मिलेगा ₹832 और सी में मिलेगा ₹711। तो सभी श्रेणियों को के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को दी जाने वाली वेतन या धनराशि या मजदूरी केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस दर सूची को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा मैंने पीछे ही कहा था कि यह दरें जो है 4 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आ गई हैं। अब इस श्रम संहिता में एक चीज़ और कही गई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो एक वाटरशेड पॉइंट है जो कि पिछले श्रम कानूनों में नहीं था, मिनिमम वेजेस एक्ट में भी नहीं था, इक्वल वेजेस रिम्यूनरेशन एक्ट में भी नहीं था। तो इसमें क्या कहा गया, उन्होंने कहा 50% फार्मूला। 50% फार्मूला का मतलब ये होता है वेतन की गणना हेतु 50% फार्मूले को लगाया जाएगा, क्योंकि इस 50% फार्मूले के आधार पर ही पीएफ तय करा जाता है। अब ये क्या हुआ कि एक टर्म होता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। तो उन्होंने कहा कि जो मूल वेतन है और भत्ते हैं वो मिला करके CTC का 50% न्यूनतम होना ही चाहिए। तो मान लीजिए किसी मज़दूर को साल भर में 1 लाख रुपया, माने 12×96, मान लिए थोड़ी देर के लिए 1 लाख रुपया CTC मिलता है। तो 1 लाख रुपया CTC का मतलब हो गया उसका 50% 50,000 रुपया। तो यदि उसका वेतन और भत्ते मिला करके साल में 50,000 रुपये होते हैं तो 50,000 रुपये पर पीएफ कटेगा और नियोक्ता को कुछ नहीं देना पड़ेगा। यदि CTC का आधा 50% से कम वेतन के रूप में दिया जा रहा है, यानी कि CTC तो है 1 लाख रुपया, लेकिन वेतन दिया जा रहा है उसको 45,000 रुपया साल भर का, तो उस 45,000 रुपये में जो 50% में 5,000 रुपये की कमी है वह एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। फिर उसका वो 50% मार्क आएगा और फिर 50% पर 12% के हिसाब से उसका पीएफ कटेगा, वो पीएफ उसका जमा होगा। और यदि इसके प्रतिकूल उसका वेतन जो उसको दिया जा रहा है CTC के 50% से ज़्यादा होगा तो उस जो एक्सेस ऑफ 50% है दैट विल बी काउंटेड एज हिज वेजेस, और उस वेजेस में फिर 12% लगा करके उसको जो है पीएफ में उसको डाल दिया जाए। तो कहने का अर्थ है यदि किसी का 1,20,000 रुपया CTC है लेकिन तनख्वाह उसको मिलती है 60,000 रुपया साल की, 50,000 रुपये साल की, तो जो 10,000 रुपये साल है एक्सेस उसको डाल दिया जाएगा उसकी तनख्वाह में। तो उसकी तनख्वाह हो जाएगी 50,000-60,000 रुपया। फिर 60,000 पर 12% का पीएफ काट करके तो पीएफ उसका जमा कर दिया जाएगा और शेष वेतन उसको दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो टेक होम सैलरी है वह कभी कभी कम भी हो सकती है, परंतु दीर्घकालिक लाभ के रूप में उसके पीएफ में ज़्यादा पैसा जमा होंगे और यह उसे अंत में ग्रेजुएटी की गणना में भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि लास्ट सैलरी डाउन के आधार पर ग्रेजुएटी निर्धारित की जाती है जो कि क्या होती है लास्ट सैलरी डाउन का 15 गुना, और उसे गुणा किया जाता है सेवा किए गए वर्षों से, और फिर जो अंक आते हैं जो गुणक आता है उसको 26 से भाग कर देते हैं, तो उस जो कर्मकार है उसकी ग्रेजुएटी बन जाती है। अब दूसरा आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2020 है यह कल्याण तथा सेवानिवृत्ति लाभ को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करती है या व्यवस्था करती है जो कि पुरातन श्रम कानूनों से संरक्षित नहीं थे। गिग कामकार माने जो छोटे छोटे कामकार हैं जिनका कि कहीं विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या सफाई कर्मी हो गया, या बढ़ई हो गया, तो इस तरह के जो वर्कर्स हैं इनको गिग वर्कर्स कहते हैं। तो अब इन सब को भी कामगारों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले व्यक्ति जिसको कुली कहते हैं, पोर्टर्स कहते हैं, भालवाहक हैं, ये सभी अब इस संहिता के अंतर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंतर्गत
कवर हैं और उन्हें भी पीएफ और स्टेट जो ईएसआई है उसका एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पीएफ प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट और लीव विद पे, ग्रेचुइटी, इस सब तरह के लाभों का को प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई है। तो विभिन्न केंद्रीय श्रमिक विधियों का विषय होने के कारण कर्मकार तथा नियोक्ता दोनों के लिए पहले यह जटिल होता था, कॉम्प्लेक्सिटी थी और मल्टीप्लिसिटी थी, बट अब यूनानिमिटी हो जाने के कारण अब नियोक्ता को भी आसानी है और जो कर्मकार है उसके भी हित संरक्षित हो गए हैं। अब आती है तीसरा, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यह संहिता इस उद्देश्य से बनाई गई है कि नियोक्ता तथा श्रमिक के मध्य जो भी विवाद होते हैं, विवाद कैसे होते हैं, काम करने की शर्तें हैं, वेतन है, ग्रेच्युटी है, फंड है, बोनस है, छुट्टियां हैं, मेडिकल एड है और अन्य तरह की कार्यस्थल पर सुख सुविधाएं हैं, तो इनके संबंध में विवाद बहुधा हुआ करते थे। तो इनके निस्तारण के लिए कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 बनाया गया है और इसके द्वारा ट्रेड यूनियनों के लिए इस पर स्पष्ट नियम बना दिए गए हैं। अब ट्रेड यूनियनें नियोक्ताओं को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती और न ही वहाँ को सुचारू होते हुए कामकाज को बाधित कर सकती हैं और नियोक्ताओं पर दबाव डाल करके अपनी उचित या अनुचित मांगों को मनवाने के लिए उन्हें बाध्य कर सकती हैं। तो स्ट्रिक्ट नियम बना दिए गए, कठोर नियम बना दिए गए, उनमें स्पष्टता ला दी गई और जिससे यह हो गया कि नियत अवधि के जो कर्मचारी हैं उनको भी पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति सुरक्षा प्राप्त हो गई और नियोक्ता तथा कर्मी जो श्रमिक हैं उनके मध्य होने वाले जो विवाद हैं उनमें सहजता से और पारस्परिक सामंजस्य से विवादों का निपटारा करने की एक व्यवस्था स्थापित कर दी गई। अब आती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उनमें जो सुरक्षा, जो कार्यस्थल की सुरक्षा है और कार्मिक का स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियां, इनके संबंध में भी एक संहिता बनाई गई 2020 में और इसका उद्देश्य यह था कि कितने समय तक कौन कर्मी कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ओवर टाइम यदि दिया जाएगा तो ओवर टाइम की क्या अवधि होगी, अधिकतम ओवर टाइम किसी लेबर से या वर्कर से कितना लिया जा सकता है, ओवर टाइम यदि होगा तो उसे मूल वेतन या दैनिक वेतन का कितना गुना या किस अनुपात में वेतन दिया जाएगा। इन सब विषयों पर स्पष्ट रूप से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड के अंतर्गत व्यवस्था कर दी गई और स्पष्टता ला दी गई। तो अब प्रमुख रूप से ये माना जाता है कि 48 घंटे पर वीक, जो वीक जो होता है 6 दिन का होता है, तो 48 डिवाइड बाई 6 बराबर 8 घंटे प्रतिदिन का कार्य करने के लिए किसी कार्मिक को कहा जा सकता है। वह यदि 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन का वर्किंग वीक डेज मांगता है तो इस 48 घंटे को 5 दिनों में डिवाइड कर दिया जाएगा और कार्य के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे 36 मिनट के आसपास हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि ओवर टाइम है तो ओवर टाइम किसी भी लेबर से कितना कराया जा सकता है, उसके पूर्णकालिक कार्य अवधि का कितना अनुपात होगा, इस सब का भी स्पष्ट निर्धारण वहाँ कर दिया गया। और जैसा मैंने पहले बताया किस दर से उसे ओवर टाइम के लिए मानदेय या श्रम के लिए वेतन प्रदान किया जाएगा, उसका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया, जिससे कि अब विवाद की संभावना नगण्य हो गई है। अब इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि यदि हम इन चारों संहिताओं पर विहंगम दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि नवीन श्रम संहिताएँ पूर्व में प्रभावी विभिन्न 29 श्रम विधियों को स्वयं में समाहित कर लेती हैं और वहाँ जो रिपीटेटिवनेस था, यानी कि जो बहुलता थी, जो अस्पष्टता थी, जो भ्रामक परिस्थितियाँ थीं, उन सब का निवारण करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो जाती हैं। और इस चीज़ का एक जायज़ा या इस चीज़ का एक उदाहरण लेने के लिए हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन चारों संहिताओं ने पूर्व में विद्यमान या प्रभावी अधिनियमों को, जो केंद्रीय अधिनियम थे श्रम से संबंधित, उनको किस प्रकार से अपने में आत्मसात किया। तो सबसे पहले कहते हैं कोड्स ऑन वेजेस 2019, इसने माइनिंग एक्ट 1948, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट
1965 के प्रावधानों को अपने में समाहित कर लिया और उन सबको प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसके बाद आता है दूसरा संहिता, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की संहिता 2020। इसके द्वारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट एक्सचेंज एक्ट, एम्प्लॉय पीएफ एक्ट, टी गार्डन एंड प्लांटेशन वर्कर्स लेबर एक्ट को समाहित कर लिया गया। इसमें सिने वर्कर्स जो आते थे उनको भी समाहित किया गया, और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए जो एक्ट बनाए गए थे, और BOCW केसेस एक्ट जो 1996 में बना था, इन सभी को इस सोशल सिक्योरिटी एक्ट में समाहित कर लिया गया, और उनसे संबंधित जो भी श्रमिक थे उन सब के हितों का ध्यान इस संहिता के माध्यम से रखा गया। तो ये भी बताता है कि किस प्रकार से कितनी बहुलता थी, उसको समाप्त करके एक रूपता लाने का प्रयास यह संहिता कर रही है। तीसरा आता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो पहले ट्रेड यूनियन एक्ट हुआ करता था 1926 का, और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट होता था 1946 का, इन दोनों को एक साथ समाहित करके, इसके प्रावधानों को एकीकृत करके यह कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बना दिया गया। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब होता है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध किसका होता है? वह उद्योग चलाने वाले घराने या स्वामी और वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के मध्य के संबंध होते हैं। उसमें कई विभिन्न बिंदुओं पर विवाद हुआ करते हैं। तो उन विवादों का समरसतापूर्ण निपटारा करने के लिए इन कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन ट्रेड यूनियनों को पहले अधिकार जो प्रदान थे, उन अधिकारों द्वारा यह औद्योगिक घरानों को प्रताड़ित किए जाने की भी घटनाएं देखी जा रही थीं। तो उस सब पर अंकुश रखने के लिए एक नवीन तरह का समायोजित हितों को करने वाला एक ऐसा संहिता बनाई गई, जिसमें कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के हित समान रूप से संरक्षित हो सके हैं, और होने वाले विवादों को बड़े एमिकेबल यानी कि सहजता से, सरलता से और सामंजस्यता से निपटाने की व्यवस्था कर दी गई है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये जो कोड है, ये पुरानी 13 श्रमिक विधियों को प्रतिस्थापित करके एक विधि के रूप में अस्तित्व में आता है, और इसके द्वारा फैक्ट्री, खदान, बंदरगाह, वनीकरण, निर्माण, संविदा कर्मी, अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन, मोटरयान श्रमिक, मीडिया कर्मी, सिने कर्मचारी और बीड़ी मजदूर, सभी के हितों को एक साथ संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी श्रमिक श्रम व्यवसाय में या श्रम कर रहे हैं विभिन्न व्यवसायों में, विभिन्न उद्योगों में, उन सब के हितों को विहंगम रूप से देखते हुए संरक्षित करने के लिए इस संहिता ने प्रयास किया है। अब मैं एक बार पुनः इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि वस्तुतः इन चारों संहिताओं को 21 नवंबर 2025 में ही लागू कर दिया गया था, परंतु वेतन संबंधी प्रावधान 1/4/2026 को लागू हुए, और इन संहिताओं के अधीन बनाई जाने वाली नियमावली जो नहीं बनी थी, उसे 8 और 9 मई 2026 को जारी कर दिया गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि ये चारों संहिताएं या नवीन श्रम संहिता 2026 जो समेकित रूप से कही जाती है, वह संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से अब 8-9 मई 2026 के पश्चात लागू हो गई है। तो इस पूरी चर्चा के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जो नवीन श्रम संहिता 2026 है, उसने क्या परिवर्तन लाया या उसके द्वारा क्या परिवर्तन किए जाने की प्रत्याशा की जा सकती है। तो सबसे पहले श्रमिकों के हितों की रक्षा इन नवीन संहिताओं के माध्यम से बेहतर रीति से संरक्षित की जा सकती है। दूसरी, पुरानी विधि जो केंद्रीय श्रम विधि थी, उसमें बहुलता और अनेकता को अब समाप्त कर दिया गया है और उसे का सरलीकरण कर दिया गया है। तीसरा, ऐसे कामगार जिनके हित पुरानी श्रमिक विधियों में संरक्षित नहीं थे, उन्हें भी अब संरक्षण प्रदान कर दिया गया और नवीन श्रम संहिता के दायरे में ले आया गया है। स्थायी, अंशकालिक संविदा कर्मी के मध्य जो पहले भेद था और उन्हें विभिन्न दरों से वेतन या
जो मजदूरी है वो दी जाती थी, उस भेद को भी अब समाप्त कर दिया गया है तथा सामाजिक सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं वह सभी उनको, भले ही वह दैनिक हों, चाहे वह संविदा कर्मी हो, चाहे वह पूर्णकालिक श्रमिक हो, सबको समान रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अब आ गई रात्रिकालीन पाली में काम करने वाली महिलाओं को तभी बाध्य किया जा सकता है जबकि वह उसके लिए सहमति दें, और सहमति देने के पश्चात उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था जो नियोजक है, वह उद्योग का जो स्वामी है, जो एम्प्लॉयर है, उसके द्वारा की जाए। और अन्यथा यदि वह महिला कर्मी अपनी सहमति नहीं देती या यह पाती है कि कार्यस्थल पर उसकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो वह रात्रिपाली में आने से मना कर सकती है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। पुराने श्रम विधि में प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए एक इंस्पेक्टर व्यवस्था थी। तो यह कहा जाता है इंस्पेक्टर राज को एक बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता है। जो उद्योग को स्थापना करने वाले या चलाने वाले लोग थे, वो इंस्पेक्टर्स को अपने कार्यशैली में एक बाधक के रूप में देखते थे और वो बहुधा पाते थे कि वह विभिन्न आधारों पर उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनका दोहन करते हैं, जिससे कि उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्यम में बाधाएं समय समय पर आती हैं और उन्हें वित्तीय भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है, और जो प्रवाहमान उनका कार्य होता है वह बाधित होता है। तो इससे समाप्त करने के लिए, इस कुटैव को या माने इस जो कमी थी उसे समाप्त करने के लिए अब इंस्पेक्टर्स को फैसिलिटेटर के रूप में स्थापित कर दिया, यानी वे अब वो सहायता करेंगे न कि प्रताड़ित करेंगे। तो उद्योग के जो मालिक हैं या जो उद्योग लगाने वाले हैं या जो एम्प्लॉयर हैं, जो लोगों को नियोजन करते हैं, उन्हें अब इंस्पेक्टर्स सहायता देंगे ताकि वे भली भांति अपना उद्योग, अपना उपक्रम चला सकें और साथ ही श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रख सकें। अब इसके अतिरिक्त जो मुख्य समस्या रहती है किसी उद्योग या किसी व्यवस्था में या नियोजन में, वह रहती है नियोजक और नियोजित, यानी कि जॉब देने वाले और जॉब करने वालों के मध्य हितों का टकराव और उसमें विवाद। तो इस विवाद को निपटाने के लिए जो ट्रेड यूनियंस होती थी उनके अधिकारों को भी थोड़ा सा कर्टेल किया गया और जो उद्योग स्वामी हैं, नियोजक हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई और दोनों के अधिकारों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिससे कि दोनों पक्षों में से कोई भी अपने को ठगा हुआ महसूस न करे और दोनों के हितों की भली भांति संरक्षण हो सके। ऐसा होने से यह दिखाई पड़ता है कि अब श्रमिकों को एक अच्छे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में, माने कि एक सहज, सरल और सामंजस्यतापूर्ण वातावरण में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही जो नियोजक हैं वह भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे और यह सोच सकेंगे कि अब उनका अनायास दोहन न तो निरीक्षकों के हाथों से होगा और न ही ट्रेड यूनियनों के हाथों से होगा। इस पूरी चर्चा के परिणाम स्वरूप अब यह दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से हमने इस चारों श्रम संहिताओं को यदि देखा और उनके विभिन्न प्रावधानों को परखा, तो हमें यह महसूस होता है कि ये श्रम संहिताएँ जो विगत में विद्यमान परेशानियां थीं, उन सभी संहिताओं, उन सभी केंद्रीय श्रम विधियों में जो त्रुटियां थीं, उनका निराकरण करने में सक्षम होगा। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको सूचनापरक लगी होगी और जो घट रहा है उसे जानना और समझना तो है ही। इसी आदर्श वाक्य के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ और आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को, पांडे एस अरविंद पब्लिक को, आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। नमस्कार।